आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम प्रबंध के सिद्धांत कर रहे हैं। तो पहली वीडियो में हमने प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं ये समझा, उसकी प्रकृति क्या है वो समझा, और प्रबंध के सिद्धांत का महत्व क्या है वो समझा। आज हम प्रबंध के सिद्धांत भाग 2 को करते हैं और इसमें हम टेलर के सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि टेलर के सिद्धांत क्या थे। एफ डब्ल्यू टेलर जो थे वो एक बहुत प्रसिद्ध प्रबंध के सिद्धांत देने वाले हैं। ये फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल के जो सिद्धांत है वो हम इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, लेक्चरर कॉमर्स में हूँ और खोकर प्रेजेंटेशन मेरा चैनल का नाम है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुंचती रहे और हम 95% के अपने टारगेट को बड़ी आसानी से पूरा कर सके। तो चलते हैं, हम टेलर के सिद्धांतों को पढ़ते हैं कि टेलर ने क्या सिद्धांत दिए और कौन कौन सी तकनीकें दी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे मैं बता ही चुका हूं कि जो आज की हमारी वीडियो है वो एफ डब्ल्यू टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जिनको हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो आज हम जो टॉपिक इस वीडियो में करेंगे वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत करेंगे। और एफ डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक भी कहा जा गया है, लेकिन इनको फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय समझते हैं, फिर चलेंगे हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये इनका जीवन परिचय है कि 20 मार्च 1856 को इनका जन्म हुआ था। 21 मार्च 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो इनका देश का नाम क्या था? अमेरिका। इन्होंने 1883 में स्टोवनस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली थी और उसके बाद ये मैकेनिस्ट के रूप में इन्होंने अपना जो रोजगार वाला प्रोफेशन था वो स्टार्ट किया। 1884 में ये मिडविले स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी की पोस्ट पर पहुंचे, जहां से इन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को बनाना शुरू किया। 1896 में ये बेथलेहम आयरन कंपनी में थे, जो बाद में बेथलेहम स्टील कंपनी बन गई। वहां पर ये कार्यरत रहे। ये टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर की पोस्ट पर भी काम किया इन्होंने। और 1906 से 1907 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के ये प्रधान भी रहे। और ये अपने जीवन काल में इन्होंने कुछ प्रकाशन भी किए, जिनके आधार पर ही इनको वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक कहा गया है। तो ये सारी पुस्तक हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। हमारी जो ये सोर्स है, इसका सोर्स है विकिपीडिया, स्टीवेंस एजुकेशन लाइब्रेरी, और मेन जो सोर्स है वो हमारा, जिसको जो कर्टसी जाती है वो एनसीईआरटी को जाती है। अब ये सारा काम जो मैं करता हूँ, जितनी मेरी वीडियो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये मेरे इन सभी वीडियो का बेस है। तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इनके वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो टेलर के पहले जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध किसको कहा। तो अभी जो हम इसमें यहाँ पर इस स्लाइड में समझेंगे वह वैज्ञानिक प्रबंध क्या है उसको समझेंगे। तो वैज्ञानिक प्रबंध समझने से पहले आप ये समझिए कि टेलर जब मैनेजर बना या एक अधिकारी बना, तो उससे पहले जो नियम फॉलो होते थे प्रबंध करने के लिए, वो रूल ऑफ थंब पर बेस्ड थे। तो रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंगूठा टेक नियम। तो प्रबंधक ने जैसा समझा, जैसा सोचा, वो उस हिसाब से काम करता था। जो भी समस्या उसके सामने आती थी वो उसके लिए ट्राई करता था, पहले ट्रायल करता था। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको एरर समझकर नया तरीका ढूंढा जाता था। और इस तरीके से जब तक वो अपना सक्सेसफुल नहीं हो जाता उस समस्या के समाधान निकालने में, जब तक वो ट्रायल एंड एरर बेस पर काम करता रहता था। तो इस सारी प्रक्रिया में हमारा समय और हमारे संसाधन दोनों का ही जो है अपव्यय होता था। हम उनका मिसयूज करते थे, वेस्टेज करते थे। तो टेलर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक साइंस साइड से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हर चीज को वैज्ञानिक रूप से सोचो, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी अगर समस्या है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उस कारण का जो है वो परिणाम है। तो उस परिणाम को सुधारने के लिए मुझे समस्या को सुधारना पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा कि कारण और परिणाम पर आधारित करो अपना, जितना भी हम जो काम करते हैं, जो भी प्रबंध करते हैं, वो कारण और परिणाम पर आधारित हो। तो इसी को उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध कहा। तो यही उन्होंने लिखा कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि हमें श्रमिकों से क्या काम कराना है और फिर यह देखना कि वो उसको सर्वोत्तम ढंग से पूरा करें और कम से कम लागत पर पूरा करें। इसी को उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध कहा। उन्होंने कहा ट्रायल एंड एरर या रूल ऑफ थंब को बंद करो, आप कारण और परिणाम को समझो और उसके हिसाब से काम करो। तो वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, समस्या को परिभाषित किया जाता है, विकल्पों का जो समाधान के हैं उनका विकास किया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, उसके बाद उन विकल्पों से परिणाम क्या निकलेगा उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, प्रगति को मापा जाता है और परिणाम निकालना, ये सब मिलकर क्या बनता है, वैज्ञानिक प्रबंध का तरीका बनता है प्रबंध करने का। तो इसको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध, जिसको उन्होंने कहा कि इसको विकसित करना चाहिए। एक प्रबंध के सिद्धांत जो इसके ऊपर आधारित थे। अब हम देखते हैं कि वो 4 प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं जो टेलर ने दिए थे अब तक विश्व को, जो अभी तक भी फॉलो होते हैं। तो पहला यही था कि विज्ञान को मानो, कारण ढूंढो और उस कारण का समाधान क्या है वो ढूंढो, ना कि व्यवहारहीन, मतलब कि जिसको हम रूल ऑफ थंब कहते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते रहो, ट्रायल एंड एरर बार बार आती रहेंगी जब तक समस्या का समाधान ना मिल जाए। आपने अपना नियम बनाया और उसको मानो और उसी को अप्लाई करते रहो। तो जब आप इसको फॉलो करते रहते हो तो आपके समय और आपके संसाधन दोनों का अपव्यय होता है। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान पर आधारित करो, समस्या का कारण ढूंढो और कारण को कैसे आप निवारण कर सकते हो उस कारण का वो ढूंढो। तो विज्ञान के ऊपर बेस होना चाहिए, व्यवहारहीन नहीं होना चाहिए कि मैनेजर जो कह रहा है उसके हिसाब से काम करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आया कि सहयोग ना कि टकराव। हमें मतलब कि टकराव किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, एक तो प्रबंध की बात कर रहे हैं, जो प्रबंध का मतलब पूरी मैनेजमेंट जो है प्रबंध, और दूसरे कौन है जिनके बीच में वो कह रहे हैं कि सहयोग होना चाहिए, वो है कर्मचारी। तो इनके बीच में सहयोग होना चाहिए, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में टकराव ना हो, मतलब कि वो एक दूसरे से अपने हितों के लिए टकराए ना, उनके बीच में मधुर संबंध होने चाहिए। अगर वो बीच में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, प्रबंध कर्मचारियों को सहयोग करेगा और कर्मचारी प्रबंध को सहयोग करेंगे, तो जो भी हमारा उद्देश्य है हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसी जो हमारे संबंध होने चाहिए वो सहयोग वाले होने चाहिए, टकराव किसी भी चीज में हमारे बीच नहीं होना चाहिए। उससे ही आया एक और कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। तो प्रबंध अपने बारे में ना सोचे, सिर्फ कर्मचारियों का शोषण ना करता रहे, ऐसे ही कर्मचारी भी अपने बारे में ना सोचे कि मैं कंपनी में सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ जो मुझे काम दिया जाएगा मैं उतना ही काम करूंगा, जैसे मुझे कहा जाएगा मैं वैसे ही करूंगा, कोई सुझाव नहीं दूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम व्यक्तिवादी ना हो, ना ही तो प्रबंध और ना ही कर्मचारी, वो एक दूसरे की मदद करें जिससे संसाधनों का हम सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, ऐसे हमारे संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट कहा कि अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन। तो वो मैं आपको बता ही रहा था कि कर्मचारी के अंदर जितनी योग्यता है वो उसका अधिकतम उपयोग करे, जो उसकी सर्वोत्तम सीमा है वो उसका उपयोग करे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अधिकतम उपयोग करें, सीमित उपयोग उसका ना करें, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ सके और जो संगठन का उद्देश्य है हम उसको प्राप्त कर सकें। लास्ट आया कि प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं समृद्धि तक विकास। देखो यहाँ बात की गई थी कि सर्वोत्तम उपयोग किसका करना था, कर्मचारियों को करना था अपनी योग्यता का। अब प्रबंध के बारे में कहा गया है कि प्रबंध क्या करे, प्रबंध अपने कर्मचारियों का पूरा साथ दे। जब वो अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं तो वो उनकी कुशलता का पूरा उपयोग करे, उसको जितना आगे बढ़ाया जा सके ट्रेनिंग देकर उसको उतना आगे बढ़ाए। उनकी समृद्धि का मतलब उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाना। तो वो प्रबंध का उत्तरदायित्व बनता है कि अगर कर्मचारी कंपनी के लिए पूरा न्यौछावर है तो
संगठन को भी कर्मचारी के ऊपर न्यौछावर होना चाहिए। तो ये सिद्धांत थे जो मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं आज के समय के जो मैनेजर्स हैं उनका। अब प्रबंध ने इसके साथ साथ, बल्कि टेलर ने इसके साथ साथ कुछ तकनीक भी दी थी। तो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ तकनीक दी हैं जिनको आज भी हम यूज करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली है कार्यात्मक फोरमैनशिप। तो उन्होंने भी कहा कि कार्य के आधार पर कामों को विभिन्न जो है कर्मचारियों में बांट दो, जिसके अंदर जिस काम करने की योग्यता है उसको सिर्फ वही काम दो। तो वो इस तरीके से उसने कुछ कहा था कि जो कारखाना प्रबंधक है, जिसको आज की डेट पर अगर हम बात करें तो हम इसको सुपरवाइजर कहते हैं, ठीक है। तो ये लोअर लेवल पर काम करता था, पर वहां पर टेलर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता था। फ्योल के में भी रखता है, पर टेलर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं सुपरवाइजर, इसको हम कारखाना प्रबंधक कहते हैं। ये कहते हैं कि इनके पास टेलर जो फ्यूल है वो आगे हम पढ़ेंगे कि वो तो कहता है कि नियोजन बिल्कुल अलग होना चाहिए, मतलब कि यहीं पर सारा काम होना चाहिए वो, जबकि टेलर ने ये कहा कि नियोजन मतलब कि प्लानिंग करने वाले अधिकारी अलग हो और उत्पादन करने वाले अधिकारी जो है अलग हो, ये टेलर ने कहा। तो टेलर ने कहा कि एक सुपरवाइजर के पास प्लानिंग करने वाले लोग अलग हो, उत्पादन करने वाले लोग, उत्पादन अधिकारी, ये भी अधिकारी ही हैं, तो ये अलग हो। प्लानिंग करने वाले में उसने 4 लोग ढूंढे, एक निर्देश कार्ड क्लर्क है, एक कार्यक्रम क्लर्क है, एक समय और लागत क्लर्क है, एक अनुशासक है जो डिसिप्लिन देखेगा। जबकि जो उत्पादन करने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाला अधिकारी है, उसके अंदर जो 4 लोग हैं वो हैं गति नायक जो स्पीड को देखेंगे, टोली नायक है जो ग्रुप को देखेंगे, मरम्मत का मतलब जो भी रिपेयरिंग से रिलेटेड है, और एक निरीक्षण होगा जो सुपरवाइजर का काम करेगा। अब इन सब के नीचे, इन सब के अंडर जो है कौन होगा, इन सब लोगों के अंडर, मतलब ये 8 लोग जो हैं हमारे, इन 8 लोगों के नीचे कौन होते हैं, कर्मचारी। कर्मचारी को जो यहाँ पर आदेश मिलते हैं कर्मचारियों को, वो इन 8 लोगों से मिलते हैं, सबसे, जितने ये लोग हैं। यहाँ आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो फ्योल कहेंगे आगे। और अभी यहाँ पर ये है कि कर्मचारियों को 8 लोग आदेश देने वाले हैं। तो उत्पादन अधिकारी के जो अधीन होते हैं, उत्पादन ये वाला है, वो होते हैं गति नायक, वो मैं लिख ही चुका हूँ, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। ये क्या क्या काम करते हैं, समय, ये कर्म से कार्य समय ठीक से तैयार करने, इस समय का सही उपयोग हो सके, श्रमिकों द्वारा मशीन उपकरणों को कार्य योग्य रखने, जो काम जो है वो ये देखेंगे, ये वाले मरम्मत नायक जो है। कार्य की गुणवत्ता की जांच करने का काम निरीक्षक का होता है। जो ये समय वाली बात कही गई है ये गति नायक देखता है, ठीक है। काम सही समय पर हो सके उसको टोली नायक देखता है। तो ये काम था उत्पादन अधिकारियों के। अब ऐसे ही हमारे आते हैं नियोजन अधिकारी। तो नियोजन अधिकारी के अंदर भी 4 कर्मचारी हैं, निर्देशन कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय और लागत क्लर्क और कार्यशाला अनुशासक, जो डिसिप्लिन को देखता है। ये 4 कर्मचारी क्या काम करते हैं, कर्मचारियों को देखते हैं, निर्देश क्लर्क, कार्ड क्लर्क उनको निर्देश देता है, ठीक है। तो कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करेंगे, निर्देश करके उनको क्या काम दिया जाए, तो उनको डायरेक्शन देने का काम करते हैं निर्देश कार्ड क्लर्क। उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करने का काम होता है किसका, कार्यक्रम क्लर्क का, कि आप कैसे काम को पूरा करोगे, उस प्रक्रिया को बताने का काम कौन करता है, कार्यक्रम क्लर्क। फिर आया कि समय और लागत सूची तैयार करना, वो इनका काम होता है कि एक काम को करने में स्टैंडर्ड रूप में कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा, वो सब देखते हैं समय और लागत क्लर्क। और अनुशासन सुनिश्चित करने का काम करते हैं अनुशासक। तो ये 8 लोग मिलकर कर्मचारियों के काम करने की प्रक्रिया की जो है सारे जितने भी जो उसकी परिसीमा है वो निर्धारित करते हैं। तो ये था कार्यात्मक फोरमैनशिप, जो कार्य के आधार पर विशिष्टीकरण किया गया था। नेक्स्ट जो तकनीक आती है वो भी कहीं ना कहीं इससे ही संबंधित है। वो कहा गया कि कार्य का प्रमापीकरण, इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं।
तो हमने ऊपर पढ़ा है कि हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये देखेंगे कि कौन किस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। सरलीकरण का मतलब ये है कि सिंप्लीफाई का मतलब कि जो जरूरी नहीं है वो बिना मतलब की जो है आप विभिन्नता लाने की कोशिश मत करो, सिंपल रखो अपने व्यवसाय को। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो उसको चलाना मुश्किल काम हो जाएगा। तो पहले परमापीकरण को देख लो। परमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया के लिए मानक स्टैंडर्ड निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। परमापीकरण का अर्थ होता है वर्तमान किस्मों के स्थान पर नई किस्मों को तैयार करना। ठीक है, मतलब कि कुछ नया करना, कुछ नया स्टैंडर्ड सेट करना ग्राहकों के अनुसार। तो वो काम किया जाता है इसमें स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। ठीक है, वो कर्मचारियों के लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि भाई एक कर्मचारी किसी भी कार्य को कैसे पूरा करेगा, कितने टाइम में पूरा करेगा। ठीक है, तो वो सब स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिसके आधार पर उस कर्मचारी की जो परफॉर्मेंस होते हैं उसका मापन भी किया जाता है। सरलीकरण क्या होता है? सरलीकरण का उद्देश्य होता है कि व्यर्थ की किस्में, आकार, आयाम उनको समाप्त कर दो जो बढ़ रही हैं बिना मतलब में, जिनकी शायद कंपनी को इतनी जरूरत नहीं है, जिनसे उद्देश्य को पूरा करना कोई जरूरी नहीं है, तो उनको सीमित करो। सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त किया जाता है, तो सिंप्लीफाई किया जाता है, जिससे सब लोग, ये लोग भी समझ सके, इनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी समझ सके। तो हम सरलीकरण की तरफ भी जाते हैं। तो टेलर ने ये भी कहा था कि अनावश्यक जो है अनेकताओं से बचा जाए, जानबूझकर आकार, किस्में, आयाम को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये था कार्य का परमापीकरण और सरलीकरण, दोनों में तालमेल लाना चाहिए। अब आता है हमारा नई तकनीक जिसको हमने थकान अध्ययन कहा टेलर ने। थकान आप समझ सकते हो कि हम लगातार काम नहीं कर सकते, तो हमें कभी ना कभी तो रेस्ट चाहिए। तो एक कर्मचारी को कितनी बार रेस्ट दिया जाए जब वो काम करे कंपनी के लिए, वो थकान अध्ययन में स्टडी किया जाता है। तो थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए आराम के अंतराल की अवधि कितने समय की हो। आप देखो स्कूल में जाते हो तो आपको 20 मिनट का क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है 4 पीरियड्स के बाद। इसलिए दिया जाता है वो 20 मिनट का पीरियड, जिससे आप क्या हो सके, री एनर्जाइज हो सके। ठीक है, तो वो 20 मिनट का जो अंतराल आपको दिया जाता है, जो आप लोग ज्यादातर यूज करते हो, खेलने कूदने इन कामों में यूज करते हो, या 20 मिनट आपको उस काम के लिए नहीं दी गई है, ये आपको दी गई है आप दोबारा से एनर्जी गेन करो, और जो आगे के बाकी 4 पीरियड बचे हैं उसके लिए आप दोबारा से तैयार होकर जो है पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा सको। तो वो जो अंतराल है, ये अंतराल अगर आपको मिल रहा है तो आप देखते हो कि ऑफिस में भी कहीं आधे घंटे का, कहीं 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। तो वो ब्रेक सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि कर्मचारी थके ना, वो उसी जोश से, जैसे वो सुबह काम कर रहा था, वो जब तक काम करे उसी जोश से करता है। तो एक तो उस आराम के अंतराल की अवधि क्या हो, और दूसरा बारंबारता कितनी बार दिया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो आप जब जाते हो स्कूल में तो आपको सिर्फ एक ही 20 मिनट की जो है रिसेस मिलती है। कई कंपनियों में जहां पर समय ज्यादा होता है या उनका काम ऐसा होता है जहां पर थकान जल्दी होती है, तो वहां 2 बार भी ब्रेक दी जाती है। कई जगह 3 पर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि उनके काम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो थकान अध्ययन सिर्फ यही अध्ययन करता है कि कर्मचारी को कब आराम मिलना चाहिए और उसके समय सीमा कितनी हो और कितनी बार दिया जाए। तो थकान अध्ययन में ये होता है। गति अध्ययन, गति का मतलब स्पीड, किस स्पीड में आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी मुद्राएं देखी जाती हैं। ठीक है, तो गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की गति, जो भी आप काम करते हो, सामान को उठाना, पानी पीना, जितनी प्रकार की आप मुद्राएं, मतलब जितने भी टाइप के आप काम करते हो, उन सब को देखा जाता है कि वो किस तरीके से, किस स्पीड में किए जा रहे हैं। जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए की जाती हैं, उन सब का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आप जितनी भी मुद्राएं, जितने भी टाइप से आप अपने समय को प्रयोग कर रहे हो, स्पीड को प्रयोग कर रहे हो उत्पादन करने में, उन हर
जो मुद्राएं हैं उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। और फिर जो अनावश्यक चेष्टाएं हैं, मतलब जो काम आप बिना मतलब में कर रहे हो, जिनको कम किया जा सकता है, जिनको समाप्त किया जा सकता है, उन सभी कार्यों को डिलीट कर दिया जाता है। आपको समझाया जाता है कि आप ये काम ना करें, ठीक है, जिससे हम समय पर कम लागत पर काम को पूरा कर सके। तो ये गति अध्ययन कहलाता है, जहां पर आपकी अलग अलग जो जितने प्रकार के आप काम करते हो किसी काम को करने के लिए, देखो अब जैसे टूल है, टूल किट जो है अगर 1 किलोमीटर दूर रख दी गई है जिसका आपको उपयोग करना है, तो आप क्या करोगे, एक मुद्रा करोगे कि 1 किलोमीटर दूर जाओगे, पहले उसको लेके आओगे, फिर दोबारा 1 किलोमीटर दोबारा जाओगे और उसको वहां पर रख के आओगे। पानी पीने का स्थान जो है अगर 500 मीटर दूर बना रखा है तो आपको 500 मीटर जाना पड़ेगा, और आप अगर 10 बार पानी पी रहे हो तो आप 10 बार 500 मीटर जाओगे, 500 मीटर आओगे, जबकि इससे प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं है। तो उत्पादन से संबंधित प्रतिक्रियाएं नहीं है, ये वो मुद्राएं नहीं है जो उत्पादन से संबंधित है। तो ऐसी सभी क्रियाओं को समाप्त करने का काम कंपनी करती है, ठीक है। तो वो ढूंढते हैं कि इनका क्या समाधान है, पानी को वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाए आपको, या एक कोई क्लास 4 वहां पर अपॉइंट कर दिया जाए जो आपको बार बार पानी पिलाता रहे, टूल किट आपके उसी कमरे में रख दी जाए जहां पर हम काम करते हो। तो उन अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त किया जाता है, ये गति अध्ययन में होता है। अब आता है नेक्स्ट अध्ययन जो समय अध्ययन है। यहाँ पर भली भांति परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए, काम आपको पता है पहले से, एक मानक समय का निर्धारण करना होता है। तो समय अध्ययन ये देखता है कि किसी काम को एक कर्मचारी अनावश्यक चेष्टाओं को हटाकर कितने समय में पूरा करता है, और कितना मेरे पास काम है और मुझे कितने कर्मियों की संख्या की जरूरत होगी। तो एक काम कितने समय में मानक रूप में पूरा होता है और कितने कर्मचारियों की मुझे जरूरत है, वो समय अध्ययन के बेस पर एक जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है। तो उपयुक्त प्रेरक योजनाओं को तैयार करना और श्रम लागत का निर्धारण करने में समय अध्ययन का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक जिसको हम कहें कि सामान्य कर्मचारी जो नॉर्मल आप करते हो, और एक आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो जिसको हम कह देते हैं विशिष्ट। तो आज के समय में ये बहुत प्रयोग में आ रहा है। टेलर का ये जो सिद्धांत है, तकनीक है, ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि एक, क्योंकि गति भी निर्धारित कर ली हमने, समय भी निर्धारित कर लिया, तो एक मानक समय जो है किसी भी कार्य को करने का, जो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके समय, कि मानक समय किसी कार्य को पूर्ण करने का जो है एक कर्मचारी द्वारा या एक मानक समय को रहने दो, मानक कार्य करते हैं पहले, ठीक है, समय को हटा देते हैं, अभी मानक कार्य की बात करते हैं। मानक कार्य एक कर्मचारी द्वारा एक दिन में, तो दिन एक कर लेते हैं हम, वो रखा गया है कि आपको 10 यूनिट बनानी है, ये मानक है कि आपको इतना तो करना है। तो जो सामान्य कर्मचारी होते हैं और आपको डेली ये काम करना है, तो एक तरीके से देखा जाए तो 30 दिन अगर महीने में है तो आपको 300 यूनिट बनानी है। एक सामान्य कर्मचारी 300 यूनिट बना रहा है तो उसको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, मान लें। तो ये एक सामान्य कर्मचारी के लिए लागू होता है कि भाई आपको कम से कम 300 तो बनानी है और इस 300 के लिए आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। फिर कंपनी ने ये भी घोषणा कर रखी है कि कोई भी कर्मचारी अगर एक दिन में जो 10 यूनिट मानक है, इससे 1 यूनिट भी अगर ज्यादा बनाता है, जैसे मान लिया कि वो 11 यूनिट बनाता है, तो 10 के लिए तो उसके पैसे फिक्स हैं, जो वो एक एडिशनल यूनिट है, उस एक एडिशनल यूनिट के लिए उसको 50 रुपए दिए जाएंगे।
ये उसको अलग से पैसा पे किया जाएगा जितनी भी यूनिट वो एक दिन में 10 से ज्यादा बनाता है। अब विशिष्ट कर्मचारी क्या करते हैं कि एक दिन में 15 यूनिट बना देते हैं और डेली इतनी ही बनाते हैं। तो मानिए 30 दिन का महीना है, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी यूनिट बनाई है, 450 यूनिट बना दी। तो 300 यूनिट के लिए तो 10,000 रुपए उसे मिल ही रहे हैं। तो ये उसके प्राइस हैं 300 यूनिट के, जो उसको 10,000 की सैलरी दे रहे हैं। 300 और 450 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो 150 यूनिट बैठती है। इन 150 यूनिट के लिए उसे 50 रुपए पर यूनिट, थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे तो, थोड़ा कम कर देता हूं, हम मानते हैं कि 10 रुपए पर यूनिट उसको ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो अगर 10 रुपए ज्यादा दिए जा रहे हैं तो जब आप इस 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसे 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं और उसकी जो दिहाड़ी या महीने की इनकम बैठ रही है वो 11,500 बैठ रही है। तो इसको कहा जाता है विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली। आप जितना ज्यादा काम करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, जितनी अपनी योग्यता का सबसे उपयोग करोगे, आपको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये सिद्धांत सबसे ज्यादा फॉलो हो रहा है आज के समय। इसी के साथ हमारा जो टेलर के सिद्धांत थे और उसकी जो तकनीक थी वो पूरी हो गई। प्रबंध के सिद्धांत क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हमने सबने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल के सिद्धांत को देखेंगे कि फ्यूल क्या कहते हैं। अभी आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में टेलर के सिद्धांतों और फ्यूल के सिद्धांतों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।